हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हमने फंजाई का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, जिसमें हमने देखा था उसके हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी हिस्ट्री की बात करें तो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि फंजाई जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, डार्क डिमम बाउंड प्लेसेस पर पाए जाते थे। ये सब भी हम देख चुके थे। आज कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। लास्ट हमारी हेडिंग थी जो वो थी हैबिटेट इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली थी। आज की क्लास में हम उसका हैबिटेट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर आएंगे और हेडिंग डालेंगे हैबिटेट। हैबिटेट वास स्थान। तो फंजाई बेसिकली जो हमारे कवक है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पहला तो हमारे एक्वाटिक होते हैं, जल में भी हमारे फंजाई जो है वो पाए जाएंगे। एक्वाटिक, एक्वाटिक जलीय होते हैं। ग्रो इन वाटर, पानी में उगते हैं। तो पानी में उगने वाले कौन कौन से फंजाई? पहला है हमारा एकाइला, एकाइला। और दूसरा है हमारा सेप्रोलिग्निया, सेप्रोलिग्निया, सेप्रोलिग्निया। जो सेप्रोलिग्निया है बेसिकली वाटर के अंदर फिशेस पाए जाते हैं, फिशेस की गिल्स में प्रेजेंट रहेगा ये कहाँ? फिशेस गिल्स। मछलियों के गलफड़ों में, मछलियों के गलफड़ों में। पेपर के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा कवक है जो मछलियों के गलफड़ों में पाया जाता है, फिशेस की गिल्स में प्रेजेंट रहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? यही सेप्रोलिग्निया हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस। ये कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो ऑन डंग, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं, गोबर पर उगते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कौन कौन से फंजाई हैं? पहला हमारा है पाइलोबोलस, पाइलोबोलस। एंड सेकेंड है हमारा म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर म्यूसिडो। म्यूकर म्यूसिडो। तो डंक पर ग्रो करने वाले दो फंजाई कौन कौन सा? पहला है हमारा पाइलोबोलस, दूसरा है म्यूको एंड म्यूसिडो। नेक्स्ट है हमारा केरिटिनोफिलस, केरिटिनोफिलस, केरिटिनोफिलस। केरिटिनोफिलस जो है वो ग्रो होगा कहाँ? हेयर एंड हॉर्न्स के ऊपर, मवेशियों की सींगों पर और बालों पर। ग्रो ऑन हेयर एंड हॉर्न्स। सींग था बाल पर उगते हैं।
तो ये कौन कौन से हमारा, पहला तो है हमारा क्राइसोस्पोरियम, क्राइसोस्पोरियम, एंड नेक्स्ट है हमारा केरिटिनोफाइलम, केरिटिनोफाइलम, केरिटिनोफाइलम। एंड लास्ट वन है हमारा लिग्नोफिलस, लिग्नोफिलस। लिग्नोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, वुड या लकड़ी के ऊपर, ग्रो ऑन वुड, ग्रो ऑन वुड, लकड़ी पर उगने वाले कवक। तो सबसे पहले हमने इसके हैबिटेट या वासस्थान की बात की है, तो इसके बेसिस पर हम इसको 4 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। पहले हमारे एक्वाटिक फंजाई हो जाएंगे। एक्वाटिक में भी कौन है, जो कि हमारे वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, वो है पहला है हमारा एकाइला एंड दूसरा है हमारा सेप्रोलिग्निया। सेप्रोलिग्निया कहाँ पाया जाएगा, गिल्स ऑफ फिशेस के अंदर। पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि फिशेस के गिल्स में कौन सा फंजाई पाया जाता है, तो आप टिक करेंगे सेप्रोलिग्निया। एंड नेक्स्ट है हमारा कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना। इसके एग्जांपल कौन कौन से, पहला है हमारा पाइलोबोलस, दूसरा है हमारा म्यूकर एंड म्यूसिडो। फिर हम बात कर रहे थे, तीसरा है हमारा केरेटिनोफिलस। केरेटिनोफिलस कहाँ ग्रो करते हैं, मवेशियों के सींग और बालों पर ग्रो कर जाते हैं। जितने भी हमारी गाय और भैंसे हैं या जितने भी जानवर हैं, उनके बाल और सींगों पर कौन सा फंजाई ग्रो कर लेता है, यही केरेटिनोफिलस। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्राइसोस्पोरियम एंड केरेटिनोफिलम। एंड नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा हमारा लेग्नोफिलस। लेग्नोफिलस ऐसे फंजाई होते हैं जो कि कहाँ, लकड़ी पर ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, लिग्नोफिलस कह देते हैं। इसके बाद हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर, इसको थैलस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, थैलस लाइक थी। कल की क्लास में हम देख चुके थे कि इसको थैलस क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या था, इसमें रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, ना ही जड़ था, ना ही तना था, ना ही पत्ती थी। एक थैलस के समान इसकी संरचना थी। थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, थैलस संरचना, थैलस संरचना। थैलस संरचना के बेसिस पर बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। कैसे होते हैं, पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं। दूसरे हमारे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। और हमारे फिलामेंटस भी होते हैं, तंतु के समान भी होते हैं। फिलामेंटस, तंतु के समान, तंतु के समान भी होते हैं। तो हमने देखा है कि जो हमारा इसका थैलस स्ट्रक्चर है फंजाई का, वो कितने पार्ट्स में इसको डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स में। यूनिसेलुलर भी होते हैं यानी कि एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय में इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं एंड यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट एंड यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिसेलुलर एक केंद्र की, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक केंद्रीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय, एक केंद्रीय, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ईस्ट। ईस्ट ईस्ट की जो वाडी होती है वो एक ही सेल से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर एक ही केंद्र पाया जाता है। ये बेसिकली फंजाई का एक्सेप्शन है। मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं उनकी प्लांट बॉडी या तो मल्टी सेलुलर होगी या तो फिलामेंटस होगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी रहेगी? प्लांट बॉडी नहीं कहेंगे, इसको बॉडी ही कहेंगे, क्योंकि इसकी बॉडी कैसे थैलस लाइक है। यूनिसेलुलर, इसके अंदर एक ही सेल होगा, एक ही केंद्रक उपस्थित होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं बहुकोशिकीय, बहुकेंद्रीय। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकेंद्रीय भी हो सकती है। बहुकोशिकीय, बहुकेंद्रीय भी हो सकती है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जैसे ये एक सेल है तो ये एक सेल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित हो, बहुत सारे न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित हो। इसको क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट। मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक उपस्थित हो, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हमारे ये क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ऐसी कंडीशन होती है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मिक्सोमास्टीज का मेंबर है। मिक्सोमास्टीज। अब मिक्सोमास्टीज क्या होते हैं? बेसिकली ये फंजाई नहीं होते हैं, ये बेसिकली होते हैं प्रोटिस्ट। मिक्सोमास्टीज, 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 है ना। तब हम इसके बाद हम इसके हाइफी के बेसिस पर इसका थैलेस स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड करेंगे। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया एक बार इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। थैलेस स्ट्रक्चर, हेडिंग डालेंगे थैलेस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी। हाइफी के बेसिस पर इसका थैलेस संरचना कैसी दिखती है? थैलेस स्ट्रक्चर, थैलेस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी। हाइफी के आधार पर, हाइफी के आधार पर थैलस संरचना। तो बेसिकली हाइफी के आधार पर इसकी थैलस संरचना देखिए। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट भी हो सकती है। मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट एंड सेप्टेट भी हो सकती है। सेप्टेट, बहुकेंद्रीय सेप्टेट,
बहुकेंद्रीय बहुकेंद्रीय सेप्टेट और सेप्टेट भी हो सकती है। अब मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रीय अवस्था की बात करें तो मान लीजिए कोई हाइफी है, ये फंगल हाइफी है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। लेकिन इनके बीच में, इन केंद्रकों या न्यूक्लियस के बीच में कोई भी सेप्टा उपस्थित नहीं होगा, इसलिए इस तरीके की कंडीशन को क्या कह देंगे, मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन। सेप्टेट की बात करें तो इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। मोनोकैरियोटिक कंडीशन, मोनोकैरियोटिक कंडीशन और डाइकैरियोटिक कंडीशन। डाइकैरियोटिक कंडीशन, मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक की बात करें तो एक केंद्रीय अवस्था, एक केंद्रीय अवस्था, दो केंद्रीय या द्विकेंद्रीय अवस्था। अब जैसे इसमें सेप्टा तो है, सेप्टा है, लेकिन हर एक सेप्टा के बीच में एक ही केंद्रक है, तो एक ऐसी कंडीशन कहलाएगी मोनोकैरियोटिक कंडीशन या एक केंद्रीय अवस्था कहलाएगी। अब ये मान लीजिए सेप्टा तो है, ये हाइफी है, एक सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन कहलाएगी। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, है ना। हमने क्या देखा है कि हम हाइफी के बेसिस पर इसको 2 पार्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है हमारा मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन एंड दूसरा है हमारा सेप्टेट कंडीशन। एसेप्टेट कंडीशन की बात करें तो इनके बीच, इनकी हाइफी जो है वो फ्री स्टेट में है, इसमें हाइफी के अंदर जो है वो केंद्र क्या है, फ्री अवस्था में है ना, कोई भी इनके बीच में सेप्टा उपस्थित नहीं है, तो एक ऐसी कंडीशन कहलाएगी एसेप्टेट कंडीशन कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेप्टेट कंडीशन की, तो ये इसमें मोनोकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है और डाइकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है। मोनोकैरियोटिक कंडीशन की बात करें तो एक केंद्रीय अवस्था होगी, यानी कि इसमें हर एक सेप्टा के बीच में एक एक केंद्रक उपस्थित होगा। फिर डाइकैरियोटिक कंडीशन की बात करें द्विकेंद्रीय अवस्था की, तो एक एक हाइफी के बीच में, एक एक सेप्टा के बीच में क्या होंगे, 2 केंद्रक उपस्थित होंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद इसके सेप्टा की बात कर लेते हैं कि सेप्टा बेसिकली कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेप्टा सेप्टा तो जो फंजाई है उसके अंदर बेसिकली 3 तरीके के सेप्टा पाए जाते हैं। पहला है हमारा सॉलिड सेप्टा, सॉलिड सेप्टा, सेप्टा विद सिंपल पोर, सेप्टा विद सिंपल पोर एंड लास्ट है हमारा डोली पोर सेप्टा। लास्ट है हमारा डोली पोर सेप्टा। एक बार इनकी हिंदी भी लिख देंगे। पहला हो जाएगा हमारा कठोर सेप्टा, कठोर सेप्टा।
इसमें क्या होता है बेसिकली, ये हाइफी है और इसमें ये जो इसके सेप्टा है वो एकदम से कठोर होंगे और एक के ऊपर ऐसे अरेंज रहेंगे, है ना। ये बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो ये क्या है, सॉलिड सेप्टा होगा। और इसका एग्जांपल है बेसिकली सॉलिड सेप्टा कहाँ पाया जाएगा, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर सॉलिड सेप्टा प्रेजेंट रहेगा। ड्यूटेरोमाइसीटीज, 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 ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसके बाद बात कर लेते हैं सेप्टा विद सिंपल पोर की। सरल छिद्र वाला सेप्टा। तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये जैसे हमारी हाइफी है और इन हाइफी के बीच बीच में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है और इन सेप्टा के बीच में ही क्या होगा, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, है ना। एक पोर के समान स्ट्रक्चर छिद्र प्रेजेंट होगा। इसे ही हम क्या कह देंगे, सेप्टा विद सिंपल पोर, सेप्टा विद सिंपल पोर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एस्कोमाइसीटीज, इसको मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ। जैसे हमारी हाइफी थी, इसके बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट था और इन सेप्टा के बीच बीच में क्या था, छिद्र था या पोर था। तो इसका एग्जाम्पल है बेसिकली, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पहली बात तो एस्कोमाइसीटीज में पाया जाएगा, एस्कोमाइसीटीज में, एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज में पाया जाएगा। दूसरा ये पाया जाएगा इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में, ड्यूटेरोमाइसीटीज में, ड्यूटेरोमाइसीटीज में। नेक्स्ट पाया जाएगा फाइकोमाइसीटीज में, फाइकोमाइसीटीज में, फाइकोमाइसीटीज में, फाइकोमाइसीटीज में। आई होप आप लोगों को इन दो सेप्टा के बारे में समझ में आ गया हो। पहला था हमारा सॉलिड सेप्टा, ये किसका फीचर है, ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर जितने भी हैं उनमें सब किसमें, उनमें क्या होगा, ये सॉलिड सेप्टा, कठोर सेप्टा पाया जाएगा। ये बहुत ही कठोर सेप्टा से आपस में जुड़े रहेंगे इसके हाइफी जो है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेप्टा विद सिंपल पोर, सरल छिद्र वाला सेप्टा। ये इसके जो सेप्टा है इनके बीच बीच में क्या होगा, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और बेसिकली ये किसमें किससे पाया जाएगा, एस्कोमाइसीटीज में, एस्कोमाइसीटीज में। दूसरा ड्यूटेरोमाइसीटीज में एंड तीसरा फाइकोमाइसीटीज में। फिर डोली पोर सेप्टा की बात कर लेते हैं। लास्ट वन है हमारा डोली पोर सेप्टा, डोली पोर सेप्टा। डोली पोर सेप्टा जो है बेसिकली बेसिडियोमाइसीटीज में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसीटीज, 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 बेसिडियोमाइसीटीज में पाया जाएगा। ये मान लीजिए इसका सेप्टा है और ये जो इसके सेप्टा है, इसकी हाइफी है, ये हाइफी है, इसके बीच बीच में कुछ बैरल शेप्ड सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, बैरल शेप्ड सेप्टा प्रेजेंट है। यही क्या कह देंगे, डोली पोर सेप्टा कह देंगे। ये कैसे हैं, डोली पोर सेप्टा है।
अब इसी डोलीपोर सेप्टा के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको हम क्या कह देंगे, पार्थिनोसोम। पूछा जाता है कि बेसिडियोमाइस्टीज में जो सेप्टा के ऊपर, डोलीपोर सेप्टा के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कि एक मेम्ब्रेन से ढके रहेंगे, इसको क्या कह देंगे, पार्थिनोसोम कह देंगे। क्या कहेंगे, पार्थिनोसोम कह देंगे। ये क्या है बेसिकली जो हमने रेड कलर से बनाई है, एक झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, झिल्ली मेम्ब्रेन, इसको क्या कह देंगे, पार्थिनोसोम, पार्थिनोसोम। पार्थिनोसोम। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि सेप्टा के बेसिस पर हमने, सेप्टा को बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है फंजाई को सेप्टा के बेसिस पर। पहला हमारा सॉलिड सेप्टा, दूसरा है हमारा सेप्टा विद सिंपल पोर या सरल छिद्र वाला सेप्टा, लास्ट वन है हमारा डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछ लेता है कि डोलीपोर सेप्टा किसमें पाया जाएगा, क्लासेस दे देगा, फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस या बेसिडियोमास्टिस या ड्यूडेरोमास्टिस। तो आपको लगाना होगा बेसिडियोमास्टिस। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेसिडियोमास्टिस में जो बैरल सेप्स होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे उसको क्या कहेंगे, पार्थिनोसोम कहेंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट फंजाई कौन है, लार्जेस्ट फंजाई कौन है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसको इरेज करेंगे, इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर कवक या फंजाई से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, कवक या फंजाई। सबसे छोटा कवक, स्मॉलेस्ट फंजाई, स्मॉलेस्ट फंजाई। उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कवक, लार्जेस्ट फंजाई, लार्जेस्ट फंजाई। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है सबसे कॉम्प्लेक्स फंजाई, सबसे जटिल कवक, जटिल कवक, कॉम्प्लेक्स फंजाई, कॉम्प्लेक्स फंजाई। तो सबसे छोटा कवक जो है वो हमारा कौन सा है, ईस्ट, ईस्ट। ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, जिन जिन बच्चों को पता है वो एक बार कमेंट करेंगे, अभी बता के आई हूं आपको। ईस्ट सबसे बड़ा कवक जो है वो कौन सा है हमारा, गोनोडर्मा, गोनोडर्मा। गोनोडर्मा। एंड सबसे जटिल या सबसे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो है हमारा मशरूम, 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 है ना। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है कि जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। आज की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ये ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर के अंदर आएगा या मल्टी सेलुलर के अंदर आएगा। तो जितने बच्चों को समझ में आया है
वो कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे कल से कंटिन्यू